जी हाँ, नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका ज्ञान सागर संस्थान के ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर। मैं सत्यासर आप सभी का स्वागत करता हूँ यूट्यूब क्लासेस में। एसएससी जीडी के जो एग्ज़ाम चल रहे हैं, उनके रिव्यू की क्लासेस के साथ में हम लोग उपस्थित हैं आपके सामने और इन रिव्यू क्लासेस के माध्यम से आप समझ पा रहे हैं एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है और आपका किस हिसाब का अप्रोच होना चाहिए एग्ज़ाम के लिए। तो ये क्लासेस अगर आपके लिए हेल्पफुल है, तो इन्हें आप शेयर ज़रूर करिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िएगा आपका इन क्लासेस के साथ में। ठीक, चलिए देखते हैं आपका यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन था किसके कारण हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं? ऑप्शन में आयोडीन, कैल्शियम और लोहा था। सबको पता है आपका कैल्शियम। कैल्शियम आपका क्या होता है हड्डियों के विकास के लिए बहुत ज़्यादा क्या होता है ज़िम्मेदार होता है। तो कैल्शियम होता है, कैल्शियम के साथ में एक और आपका एलिमेंट आपको याद कर लेना कौन-सा आपका होता है? फास्फोरस होता है। कैल्शियम और फास्फोरस ये दोनों हड्डियों के विकास के लिए ज़िम्मेदार होते हैं। रही बात है किसी कैल्शियम की तो हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा पाए जाने तत्वों में से कैल्शियम एक है, ठीक है? तो यहाँ पर आपका ठीक, तो यहाँ पर कैल्शियम की मात्रा कितनी होती है लगभग आपका 1 केजी तक होती है ना? यहाँ पे कैल्शियम की मात्रा कितनी होती है? 1 किलोग्राम तक होती है, जिसमें भी हमारा आपका 99% जो कैल्शियम होता है, वो कहाँ पे पाया जाता है? बोन्स में पाया जाता है, हड्डियों में पाया जाता है, ठीक है? तो यहाँ पे कैल्शियम की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। अगर बात करते हैं हम सबको पता है कि हमारे बोन्स के लिए, हमारे आपके दाँतों के लिए, हड्डियों और दाँतों के विकास के लिए कैल्शियम और फास्फोरस इम्पोर्टेंट होते हैं। यहाँ पर अगर बात करें कैल्शियम के लिए और आपका जिम्मेदार तत्वों में से या कैल्शियम को मतलब डेवलप करने में हेल्प देने के लिए क्या-क्या होता है यहाँ पे? तो यहाँ पर आपको याद कर लीजिएगा विटामिन डी, ठीक है? कौन-सा? विटामिन डी होता है। विटामिन डी होता है आपके कैल्शियम के विकास के लिए ज़िम्मेदार होता है। विटामिन डी को हम लोग जानते हैं किसके नाम से? कैल्सीफेरॉल के नाम से। ये विटामिन डी ही कैल्सीफेरॉल कहलाता है। इसका एक उपनाम होता है, इसको बुलाते हैं आपका धूप का विटामिन। ये धूप का विटामिन कहलाता है। कैल्सीफेरॉल भी 2 टाइप का होता है, कोलोकैल्सीफेरॉल और आर्गोकैल्सीफेरॉल। तो यहाँ पे इसको हम लोग आपका कैल्सीफेरॉल को धूप का विटामिन बुला रहे हैं। अच्छा, विटामिन डी ऐसा नहीं कि केवल विटामिन डी ही आपके शरीर में कैल्शियम को नियंत्रित करता है। विटामिन डी होता है, विटामिन डी के साथ-साथ में आपको याद कर लेना है पीटीएच हार्मोन, पैराथार्मोन हार्मोन। इसकी खोज कोलिप ने की थी, इसलिए इसको हम लोग कोलिप का हार्मोन भी कहते हैं। तो ये जो कोलिप का हार्मोन है और आपका ये विटामिन आपका डी, ये दोनों मिलकर शरीर में कैल्शियम और फास्फेट को आपको नियंत्रित करते हैं। तो यहाँ पर ये हमारे लिए क्या है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? अगर आप देखिएगा आपके यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है जिसके कारण हड्डियों के कमज़ोर होने की मुख्य वजह कैल्शियम की कमी है। शरीर हड्डियों को पोषक तत्व देने के बजाय कैल्शियम और फास्फेट आयनों को अवशोषित करने लगता है जिससे हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं और लंबे समय तक यह प्रक्रिया होने पर एक बीमारी हो जाती है इसको बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। 2 बीमारियाँ होती हैं ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोमेलासिया होती है। इसमें हड्डियाँ मतलब भंगुर हो जाती है। भंगुर का मतलब होता है बहुत ज़्यादा कमज़ोर, खोखली, ज़रा-सा भी आप उनको ऐसे ब्रेक करोगे टूट जाएँगी। तो वो कंडीशन होती है आपकी किसकी? ऑस्टियोमेलासिया या ऑस्टियोपोरोसिस की होती है। ठीक है? तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा आपका? कैल्शियम हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला है हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग किस देश से हैं? यहाँ पे पूछा गया हमसे हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग किस देश से हैं? तो हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग की अगर चर्चा हो रही है, तो जो नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग हैं, ये कहाँ के हैं आपके? अमेरिका के हैं, अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक हैं, जिन्हें हरित क्रांति का जनक माना जाता है। इन्होंने सबसे पहले आपका कौन-सा देश है आपका? मेक्सिको, याद रखिएगा सबसे पहले आपका मेक्सिको में हरित क्रांति का आपका ट्रायल हुआ था, विकास आपका मेक्सिको में हुआ था। भारत में बात करते हैं, तो भारत में आप सबको पता है हरित क्रांति के जनक कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन है। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन है। और भारत में जो हरित क्रांति सबसे पहले चालू हुई थी, कहाँ पे चालू हुई थी? पंजाब राज्य में। इसको भी याद रखिएगा। भारत में कौन-सा राज्य है? पंजाब राज्य में सबसे पहले हरित क्रांति चालू हुई थी। तो यहाँ पर हरित क्रांति के जनक आपके कौन हो गए? नॉर्मन बोरलॉग। इनका देश पूछ लिया गया आपका अमेरिका में है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया फूलदेई महोत्सव। देखिएगा बार-बार बोल रहे हैं हम लोग हर क्लास में पढ़ते आ रहे हैं। जितने भी नृत्य हैं, जितने भी महोत्सव हैं, इनको पढ़ के ज़रूर जाइए। हर एग्ज़ाम में, हर सेट में आपसे नृत्य, महोत्सव या फिर कोई आपके त्योहार है, खेलों से आपके क्वेश्चन है और बाकी जो भी चीज़ें हैं सब पंचवर्षीय योजनाओं से पूछी जा रही हैं। हर हाल में पूछी जा रही हैं। तो इनको पढ़िएगा ज़रूर अच्छे से। तो यहाँ पर आपका फूलदेई महोत्सव ये कहाँ किस राज्य में होता है? आपका उत्तराखंड राज्य में होता है और ये मनाया जाता है जो आपका क्या होता है बसंत के समय मनाए जाते हैं। ये आपकी जब कौन-सी ऋतु आती है? बसंत ऋतु होती है उसके लास्ट में मनाते हैं और ये त्योहार मनाया जाता है चैत्र के पहले दिन, ठीक है? तो चैत्र मास होगा उसके पहले दिन आपका कौन-सा त्योहार मनाया गया? आपका फूलदेई उत्सव है कहाँ का? ये आपका उत्तराखंड को देई का अर्थ है हलवा या खीर जो सफ़ेद आटे और दही से बनती है। लोकल भोजन है वहाँ का, ठीक है?
अगला देखिए असम सरकार दिया जाने वाला असम वैभव पुरस्कार, ठीक है? तो यहाँ पर असम वैभव पुरस्कार पूछा गया था आपसे, तो ऐसे क्वेश्चन होगा कि असम वैभव पुरस्कार कौन-सी सरकार देती है? तो असम वैभव पुरस्कार की अगर बात हो ही रही है, तो ये असम वैभव पुरस्कार देगी कौन? आपकी असम सरकार देगी। यहाँ पर आपका ये वाला जो असम वैभव पुरस्कार लास्ट ईयर चर्चा में रहा था बहुत ज़्यादा, ये क्योंकि किसको मिला था? माननीय रतन टाटा जी को मिला था। तो यहाँ पर इसके लिए चर्चा में था। ये असम वैभव असम का सर्वोच्च सम्मान है। उसके अलावा असम सरकार असम वैभव के अलावा असम सौरभ और असम गौरव ये 2 पुरस्कार और देती है। ये इनके सारे विजेताओं के नाम हैं, ठीक है? आप देख लीजिएगा, वैसे हालाँकि पूछेंगे नहीं, इस साल का ये अवार्ड किसको मिला है? डॉक्टर तपन सैकिया को भी मिला है, ठीक है? तो यहाँ पे याद रखिएगा असम वैभव पुरस्कार किसका है? असम सरकार का है, मिला किसको था आपका ये तपन सैकिया जी को और आपका रतन टाटा जी को, ठीक है? तो असम का सर्वोच्च सम्मान ठीक। अगला देखते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है? यहाँ पर हमारे लिए 2 आर्टिकल होते हैं, आर्टिकल 23 और 24 जो शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। आर्टिकल 23 और 24 किससे संबंधित है? शोषण के विरुद्ध अधिकार से। तो देखिएगा यहाँ पर अगर बात करते हैं किसकी 23 और 24 की, तो यहाँ पर हमारा आपका 23 के 2 क्लॉज़ हैं। आर्टिकल 23 का 1 है और आर्टिकल 23 का 2 है। तो आर्टिकल 23 का 1 हमें किसी भी प्रकार के शोषण से बचाता है, चाहे वो मानव तस्करी हो, चाहे वो बेगारी हो, चाहे वो आपका बलात्श्रम हो, चाहे वो आपका दास प्रथा हो, चाहे वो आपकी क्या हो बंधुआ मजदूरी हो, किसी भी प्रकार का आपका श्रम, ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो मानव व्यापार जो बच्चों और औरतों को लेकर बेच दिया जाता है, तो ये सारी चीज़ें जो है आपकी, ये हमारी आपकी क्या होती हैं ये इन पर रोक किसमें है? आर्टिकल 23 के 1 में है। यहाँ देखिएगा आर्टिकल 23 का 1। उसके अलावा एक आर्टिकल होता है आर्टिकल 23, 23 का 2, ठीक है? 23 का 2 ये आपका अनिवार्य सेवाओं का प्रावधान करता है। देखिएगा आपसे कोई ज़बरदस्ती काम नहीं करवा सकता। बात समझिएगा, आपसे कोई ज़बरदस्ती काम नहीं करवा सकता, लेकिन सरकार आपकी सेवा की अनिवार्यता को लागू कर सकती है। सेवा की अनिवार्यता को लागू करने का मतलब क्या होता है यहाँ पर आपका, कि जैसे क्या होगा कि अगर कोई कंडीशन हो और उस कंडीशन में सरकार आपसे बोले कि आपको काम करना है, तो आपको करना पड़ेगा। इसके लिए हो सकता है आपको वेतन भी ना मिले या हो सकता है आपको मतलब वो सुविधाएँ ना मिले जो आपको पूर्ण तरह आपके उनके हकदार हो। आपसे ज़बरदस्ती काम करवाया जा सकता है या लिया जा सकता है। एग्ज़ाम्पल में जैसे हम आपका इज़राइल देश की बात करते हैं। इज़राइल देश शत्रु देशों से घिरा हुआ है, जनसंख्या बहुत कम है, तो ऐसे में वहाँ पर सेवा की अनिवार्यता है। सेवा की अनिवार्यता किस मामले में है कि क्या होगा कि इज़राइल जैसे जो देश होंगे, इन देशों में ये होता है कि वहाँ पर जितने भी आपके एलिजिबल कैंडिडेट्स होंगे, चाहे वो लड़का हो, चाहे लड़की हो, अगर वो योग्यता रखता है और सक्षम है, तो उसे आपका सेना में नौकरी करना क्या है, अनिवार्य किया गया है। तो ये सेवा की अनिवार्यता है। यही चीज़ भारत में भी लागू हो सकती है, किसमें? आर्टिकल 23 के 2 में, बाकी 23 के 1 के अंतर्गत में हमें शोषण से बचाया जा रहा है। इसी प्रकार आपका आर्टिकल 24 होता है, ये बच्चों को किसी भी फैक्ट्री, खान या किसी भी ऐसी अन्य जगह पर जो आपके संकट वाले हैं, उन पे काम करने से रोक लगाता है और याद रखिएगा कितने साल से कम उम्र के बच्चों को? 14 साल से कम उम्र के बच्चों को। तो 14 साल से कम उम्र के बच्चों को जो आपके ऐसे स्थानों पर रोक लगाने के लिए है। अगर देखा जाए तो ये जो हमारा आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार है, ठीक है? आर्टिकल 24 का हमारा तो बच्चों को काम करने से रोकता है। इसके लिए एक अधिनियम लाया गया था, बाल श्रम निषेध अधिनियम। ये आपसे एग्जाम में अधिनियम भी पूछे जाते हैं, तो इसको भी नोट कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। 1986 बाल श्रम निषेध अधिनियम 1986 के अंतर्गत में सारे प्रावधान थे और इसके अंतर्गत में क्या किया गया था, इसमें 2006 में संशोधन किया गया था और 2006 में संशोधन कर होटल और घरों में भी 14 साल से कम उम्र के बच्चों को काम करने पर रोक लगा दी गई थी। एक पॉइंट आपको ऐड कर लेना है, अधिनियम आता है 1986 में और चेंजमेंट होगा आपका, संशोधन होगा 2006 में और होटल और घरों पर आपके बच्चों को काम करने से लगा दी गई है, रोक लगा दी गई है। यहाँ पर आपका कौन सा अधिनियम हो गया? बाल श्रम निषेध अधिनियम 1986, याद रखिएगा। और ये हमारा आपका आर्टिकल 23 और 24 ये आपका शोषण के अधिकार। आर्टिकल 17 के बाद में भारतीय संविधान में दंडनीय माने जाने वाला दूसरा आर्टिकल है। मतलब अगर आप जैसे आर्टिकल 17 के अंतर्गत में अस्पृश्यता को बढ़ावा देते हैं या उसको मतलब किसी प्रकार के अनटचेबिलिटी को फैलाते हैं, तो आपके लिए सजा का प्रावधान होगा। वो पहला आपका ऐसा आर्टिकल जिसके लिए आपके दंड का प्रावधान, दूसरा आर्टिकल हमारा आपका ये होता है। चलिए नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आपकी जो बांस है वो क्या आपकी एक घास है और इस घास के लिए क्या होगा आपका, दो साइड से पॉज करके देखो, पहले पॉज के बटन है, पॉज के बटन देखो साइड में, इसी में स्टार्ट स्ट्रीमिंग में है, नहीं है।
आ गई, ठीक है। इसका कैमरा का ये सही कर दो, ऐसे इधर ये सुबह वो। तो अगर पूछा जाए बांस नृत्य, तो ये कहाँ का है आपका? मिजोरम का पारंपरिक लोक नृत्य है, ठीक है। बांस का एक प्रकार की घास है और कभी भी इसको बच के नहीं, ठीक है। इसको इसके अलावा चेराव नृत्य के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। चेराव नृत्य या बांस नृत्य होता कहाँ पर आपका? मिजोरम में होता है। अगला देखिएगा, 2015 में योजना आयोग का नाम क्या कर दिया गया? देखिएगा 2015 में योजना आयोग का नाम क्या कर दिया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर आपका क्या आ गया? योजना आयोग का चेंजमेंट हो गया आपका, जो एक नया आयोग बन गया आपका नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को। योजना आयोग जो था, योजना आयोग, इसको कन्वर्ट कर दिया गया है किसमें? आपका नीति आयोग में, ठीक है। नीति आयोग। अब योजना आयोग इसका गठन होता है आपका कब? 15 मार्च 1950 को। याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। योजना आयोग का गठन हो रहा है कब आपका? 15 मार्च 1950। इसकी डेट आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं, पूछते भी हैं। इसका गठन होगा और नीति आयोग का गठन होगा आपका 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग एज ए थिंक टैंक आपका बिहेव करेगा और ये आपका क्या है? कार्य करता है किसके रूप में? एक आपका सलाहकारी संस्था के रूप में। सलाहकारी संस्था होगा और ये सरकार को सलाह देगा किसके लिए? आपका, ठीक है, काम करने के लिए। अगर यहाँ पे आपका नीति का फुल फॉर्म पूछा जाए, नीति, ठीक है, यहाँ पर आपका नीति आयोग है, ठीक है। तो ये आपका नेशनल इंस्टीट्यूशन नीति आयोग का पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। नीति आयोग का पूरा नाम क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। लास्ट पेपर में आपसे इसका नीति आयोग का क्या पूछा गया था? आपसे टी का मतलब, एक सिर्फ क्वेश्चन था कि इसमें से नीति में से टी का मतलब क्या है। यहाँ पर टी का मतलब क्या है? ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो नीति आयोग किसके लिए है? आपका भारत के परिवर्तन के लिए कार्य करने वाली संस्था। अगर बात करते हैं नीति आयोग की, तो ये जो नीति आयोग है, इसके पहले हमारे आपके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बात करते हैं, ठीक है। योजना आयोग जो है, ये इसकी व्यवस्था बदल गई। योजना आयोग जो थे, इसके पहले अध्यक्ष की अगर हम बात करते हैं, तो पहले अध्यक्ष कौन है? गुलजारी लाल नंदा, ठीक है। ये आपके गुलजारी लाल नंदा इसके पहले आपके क्या थे? अध्यक्ष थे, सॉरी उपाध्यक्ष थे। और अंतिम कौन थे? मोंटेक सिंह आहलूवालिया, इनका भी नाम याद रखिएगा, मोंटेक सिंह आहलूवालिया। ये योजना आयोग के क्या थे? अंतिम उपाध्यक्ष थे, ठीक। इसकी जगह पर आपका नीति आयोग चालू कर दिया गया है। तो अगर नीति आयोग के हम पहले उपाध्यक्ष की बात करते हैं, अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री रहा दोनों भी आयोगों का। तो यहाँ पे इसके पहले उपाध्यक्ष की अगर हम बात करते हैं, पहले इसके उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगड़िया। इसके पहले उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगड़िया, इनका नाम याद रखिएगा। पहले सीईओ की बात करते हैं, तो पहले जो सीईओ थे वो थी कौन? सिंधु श्री खुल्लर, ठीक है। सिंधु श्री खुल्लर जी, इसकी पहली आपकी क्या थी? सीईओ थी। तो ये आपके नीति आयोग जब बना था तब पहली बार। अभी के समय नीति आयोग का उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी है। और पहले उपाध्यक्ष राजीव कुमार, ये गलत है, आपके अरविंद पनगड़िया ही होंगे। तो यहाँ पे नीति आयोग का पहला हमारे अध्यक्ष उपाध्यक्ष सुमन बेरी थे। पहले अभी कौन है? अरविंद पनगड़िया है पहले उपाध्यक्ष। और अगर पूछा जाए अभी के समय नीति आयोग के सीईओ, वर्तमान में सीईओ कौन है? तो ये कौन है? परमेश्वरन अय्यर, इनका नाम याद रखिएगा, परमेश्वरन अय्यर। तो परमेश्वरन अय्यर नीति आयोग के वर्तमान सीईओ हैं और वर्तमान में हमारे आपके जो इसके अध्यक्ष उपाध्यक्ष कौन है? वो सुमन बेरी हैं। तो ये दोनों नाम आपको याद रखने बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनकी दोनों की नियुक्ति आपके 2022 में ही हुई है। इसके लिए इंपॉर्टेंट आपकी इसकी इंपॉर्टेंस आपकी बढ़ जाती है, किसकी? नीति आयोग की। चलिए आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, मगध की राजधानी पाटलिपुत्र से पहले कहाँ थी? देखो मगध की राजधानी पाटलिपुत्र से पहले कहाँ थी? राजगृह, या इसको ही आपका बोला जाता है गिरिव्रज। तो इसकी राजधानी पहले कहाँ थी? राजगृह गिरिव्रज में थी। 5 पहाड़ियों से आपका घिरा नगर था, ठीक है। उदयन जिसने 460 ईसा पूर्व से ईसा पूर्व 440 तक मगध पर शासन किया था, अजातशत्रु का पुत्र था, उसने मगध की राजधानी के रूप में किसकी स्थापना की थी? आपके पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। तो यहाँ पर आपकी इसको राजधानी याद रखना कौन सी? आपकी राजगृह या गिरिव्रज थी, ठीक है। पहले आपकी तो राजगृह गिरिव्रज और अभी का आपके पाटलिपुत्र, बीच में एक टाइम के लिए वैशाली भी रहती है।
निम्न में से कौन सा उपधातु नहीं है? आपको उपधातु नहीं है पूछा गया है। तो देखिएगा अभी यहाँ पर अगर बात करें कि उपधातु नहीं तो उपधातु होती क्या है? तो ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के आपके गुण होते हैं वो आपकी उपधातुएं कहलाती हैं। धातु और धातु दोनों के गुण होंगे वो उपधातु होंगे और ऐसे में जो ये आपका कुछ कंडीशंस में धातुओं की तरह बिहेव करेंगी, कुछ कंडीशंस में अधातुओं की तरह बिहेव करेंगी। ऐसे अब तक आपके तत्व हो गए कितने खोजे जा चुके हैं? 7। ऐसा तो कितने हो चुके हैं? 7, जिनमें से हमारा आपका सिलिकॉन सबसे फेमस, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलेरियम, पोलेनियम। तो यहाँ पर हमारा आपका हम देख सकते हैं तो यहाँ पर आपका ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या है? जिनॉन जो है हमारा आपका ये आपका उपधातु नहीं है, हमारा आपका क्या है? ठीक है, जिनॉन उपधातु नहीं है। तो 7 तत्व हैं ये आपके सामने लिखे, सारे के सारे याद रखिएगा। इनमें से सिलिकॉन सबसे फेमस है जिसका परमाणु क्रमांक 14 और परमाणु भार कितना होता है? 28 होता है और सिलिकॉन की चिप आपकी बनती है जो भी मोबाइल या हमारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होते हैं उनमें इसका इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर हमारा आपका ये बहुत ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट है। और सिलिकॉन सिटी के नाम पे आप सभी जानते हो किसको जाना जाता है? बैंगलोर को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब हुआ था? देखो गठन पूछ लिया गया है तो राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन होता है 31 जनवरी 1992 को होता है। महिला आयोग का गठन था 31 जनवरी 1992 को। ये महिला और बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। महिलाओं के लिए संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा को सुनिश्चित करता है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है और इसकी पहली अध्यक्ष कौन थी? जयंती पटनायक थी। अगर महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष पूछा जाए, ये आपका एनटीपीसी का जो रेलवे का पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? आपकी रेखा शर्मा है। ठीक है, वर्तमान अध्यक्ष कौन है? रेखा शर्मा है। इनका नाम याद कर लीजिएगा, आगे चलकर आपको हमेशा काम आएंगे। क्यों? क्योंकि अभी इनका लास्ट ईयर 7 अगस्त 2021 के करीब इनका जो आपका कार्यकाल था उसको आपको 3 साल के लिए एक्सटेंशन दे दिया गया है। तो अभी आपके अगले साल तक आपकी इनकी क्या होगी? नियुक्ति रहेगी आपकी इसकी रेखा शर्मा जी की। तो वर्तमान अध्यक्ष कौन है? रेखा शर्मा। पहली अध्यक्ष भी पूछ ली जाती कौन थी? जयंती पटनायक। गठन होता है 31 जनवरी 1992 को। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 1867 में किस समाज की स्थापना हुई थी? तो यहाँ पर आपके 1867 देखो आंसर तो नहीं, मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको। जो 1867 में एक समाज बनता है, संस्था बनती है, उसका नाम होता है यहाँ पर आपका क्या? प्रार्थना समाज। एक संस्था बनती है कौन? आपकी प्रार्थना समाज। इसके अगर बात करते हैं किसके संस्थापकों की, संस्थापक होते हैं इसके कौन? आत्माराम पांडुरंग। ठीक है, इसका संस्थापक कौन है? आत्माराम पांडुरंग। ठीक है, इन्हीं के साथ में आपका बाद में जुड़ते हैं कौन? महादेव गोविंद रानाडे। ठीक है, तो यहाँ पर आपके दो नाम याद कर लेने हैं। वैसे मेन कौन है हमारे आपके? आत्माराम पांडुरंग। इसकी स्थापना करते हैं, प्रार्थना समाज की स्थापना करते हैं 1867 में। ऐसे ही अगर बात करते हैं तो 1875 में 1875 में एक संस्था बन जाती है कौन सी? आपकी आर्य समाज। स्थापना करते कौन? दयानंद सरस्वती जी करते हैं। ऐसे ही 1828 में एक संस्था बनती है कौन सी? ब्रह्म समाज। जो कौन बनाते हैं? राजा राम मोहन राय जी स्थापना करते हैं। देखो यहाँ पे बम्बई में आर्य समाज भी दिया हुआ है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में कौन करते हैं? स्वामी विवेकानंद जी करते हैं। तो यहाँ पे कुछ आपकी प्रमुख संस्थाएं हैं, इनको याद रखिएगा। राजा राम मोहन राय को हमारा का प्रथम आधुनिक पुरुष, नव जागरण का अग्रदूत बोला जाता है। स्वामी विवेकानंद को हमारा आपका तूफानी हिंदू बोला जाता है। और अभी इनका जन्म दिवस हम लोगों ने मनाया है 12 जनवरी को, किसके रूप में? राष्ट्रीय नेशनल यूथ डे के रूप में, राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में 12 जनवरी को। और अगर बात करते हैं किसकी अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस की, तो वो होता है आपका 12 अगस्त को। याद रखिएगा, अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस कब है आपका? 12 अगस्त को। ठीक, तो ये हमारे आपके इतने पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं हमारा आपका अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन, अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022 कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये गलत है, पश्चिम भारत में नहीं था। अंडर 19 वर्ल्ड कप की अगर हम बात कर रहे हैं तो जो अंडर 19 वर्ल्ड कप है 2022 का, ये आयोजित किया गया था कहाँ पर? वेस्ट इंडीज में आयोजित किया गया था। ठीक है, कहाँ पर आयोजित किया गया था? वेस्ट इंडीज में, जिसका आपका विजेता, ठीक है, विजेता कौन बना था? विजेता बना था इसका आपका भारत बना था। तो ये वेस्ट इंडीज का में आयोजित हुआ था, इसका विजेता भारत था। अगर बात की जाए किसकी? उपविजेता की, तो उपविजेता जो बना था वो कौन बना था? इंग्लैंड बना था। तो ये आपको याद रखना है, विजेता कौन है? भारत है। और भारत में सर्वाधिक आपका क्या है? 5 बार का आपका इसका खिताब जीता है। पिछली बार का जो हुआ था वर्ल्ड कप आपका, उसका विजेता कौन था? आपका बांग्लादेश था अंडर 19 वर्ल्ड कप का। तो अभी अंडर 19 वर्ल्ड कप का विजेता कौन है? भारत है, सबसे अधिक 5 बार है। और आपका उप विजेता कौन था? इंग्लैंड। आयोजन स्थल की बात करते हैं तो कौन है आपका? वेस्ट इंडीज है, पश्चिमी भारत। इसका गलत यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ई अमृत
2.0 मिशन निम्नलिखित किससे संबंधित था? डिजिटीकरण, वित्तीय स्थिरता, नियमित पानी की आपूर्ति। देखो यहाँ पर आपका ये एक आपका ई अमृत 2.0 करके एक हमारा आपका मिशन है। तो ये हमारा आपका प्रधानमंत्री ने शहरी क्षेत्रों को बदलने के लिए योजनाएं एक अमृत 2.0 चालू की थी और स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 चालू किया था। तो यहाँ पर ये हमारा आपका डिजिटलीकरण, वित्तीय सहायता, नियमित पानी की आपूर्ति ऐसे जो आपका बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर था, उसको आपका डेवलप करने के लिए आपका जो योजना चालू की गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा, ठीक है? तो ये आपकी जो मॉनिटर होती है आपकी कौन करता है? इसको नीति आयोग इसको मॉनिटर करता है आपका, ये भी याद रखिएगा, ठीक है? कौन सा आपका ई अमृत मिशन, ठीक। अगला है कौन राज्य विधानसभा सत्र के दौरान अध्यादेश, ठीक है? कौन राज्य विधानसभा सत्र के दौरान अध्यादेश पारित कर सकता है? देखो अगर अध्यादेश की बात करते हैं, ठीक है? अध्यादेश अध्यादेश ये कब लाए जाते हैं? ये अध्यादेश लाने की शक्ति 2 लोगों के पास है। केंद्र की बात करते हैं, तो केंद्र में किसके पास में अध्यादेश जारी करने का अधिकार है? किसके पास में? राष्ट्रपति के पास में है। राज्य में अगर आपका ये बात करते हैं किसके पास में है? राज्यपाल के पास में। तो यहाँ पर आपके 2 कंडीशन में आपके अध्यादेश लाए जाते हैं। यहाँ पर एक राज्यपाल द्वारा और एक आपका राष्ट्रपति द्वारा। अध्यादेश लाए कब जाते हैं? जब कभी सत्र नहीं चल रहा हो, चाहे वो केंद्र में संसद का हो, चाहे राज्य में वो आपका विधानसभा का हो, सत्र नहीं चलने की स्थिति में यदि सरकार को लगता है कि कोई भी आपका कानून या विधेयक लाया जाना अनिवार्य है, इस परिस्थिति में तब वो आपका राष्ट्रपति या राज्यपाल के माध्यम से अध्यादेश को ला सकती है। अब यहाँ पर बात ये होती है कि ये राज्यपाल या राष्ट्रपति स्वयं से नहीं ला सकते हैं कि अगर वो चाहें कि किसी भी आपके मुद्दे पर खुद से कानून बना लें, नहीं। यहाँ पर जो कानून बनाने का टर्म होगा आपका, जो कोई भी आपका नियम बनाने की प्रक्रिया होगी, वो आपका जब तक क्या नहीं होगा, राज्य की विधायिका या केंद्र की विधायिका नहीं चाहेगी तब तक नहीं होगा। और यहाँ पे चाहने से मतलब मंत्रिपरिषद से है, पूरी संसद नहीं, केवल किससे? आपका मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद के आपके कहने पर ही आपका राष्ट्रपति या राज्यपाल आपके क्या करते हैं? आपके अध्यादेश जारी करते हैं। तो आर्टिकल 123 में राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने की शक्ति है और आर्टिकल 213 में, बहुत आसान याद करना, 213 में किसके? राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। 123 और 213 ऐसे 2 आर्टिकल्स हैं जो अध्यादेश से संबंधित हैं। इन अध्यादेशों को जब भी कभी आपका लाया जाएगा, उसके बाद जब भी कभी आपका सत्र चलेगा, सत्र चालू होने के 6 सप्ताह के अंदर इसे क्या करना है? पास करना अनिवार्य है। अन्यथा ये अध्यादेश क्या हो जाएगा? आपका स्वतः समाप्त हो जाएगा, लागू नहीं होगा। तो ये भी याद रखिएगा, ये आपके राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा लाए जाने के 6 सप्ताह के बाद सदन द्वारा इनको पास करना क्या है? अनिवार्य किया गया है। तो यहाँ पर देखिएगा, जब राज्य विधानसभा सत्र में नहीं होती, राज्यपाल अध्यादेश को प्रख्यापित कर सकता है। इन अध्यादेशों को राज्य सरकार द्वारा इसके पुनः 6 सप्ताह के भीतर पुनः अनुमोदित किया जाना चाहिए। वही बातें हैं जो मैंने आपको बताई हैं, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुलाबो सपेरा नर्तकी किस संबंध से? देखो यहाँ पे जब भी कभी सपेरों का नृत्य हो तो ये कालबेलिया नृत्य है। ये कालबेलिया है, ठीक है? इसको याद कर लीजिएगा, कालबेलिया नृत्य है। कालबेलिया नृत्य होता कहाँ पर? राजस्थान का ये लोक नृत्य है, जो वहां के सपेरों द्वारा किया जाता है। डांस फॉर्म में देखो यहाँ पर आप लोक नृत्य भी पूछे जा रहे हैं, व्यक्ति भी पूछ ले जा रहे हैं कौन नृत्य से संबंधित है, राज्य पूछे जा रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें पूछी जा रही है। तो यहाँ पर आपका एक नाम है गुलाबो सपेरा नर्तकी जो थी, इस नृत्य से संबंधित थी। तो आपकी ये गुलाबो बाई किससे है? कालबेलिया नृत्य से। और ये आपका इसको आपका जो ये नृत्य सपेरा नृत्य भी कहलाता है, कालबेलिया नृत्य, ठीक है? होता कहाँ पर? आपका राजस्थान में होता है, ठीक। इसको हम सपेरा नृत्य या स्नेक चार्मर डांस जैसे कई सारे नामों से जानते हैं। इसे 2010 में यूनेस्को की मानवता के अमूर्त विरासत प्रतिनिधि सूची में भी क्या कर लिया गया था? शामिल कर लिया गया था। तो डांस फॉर्म में कहा कि आपके राजस्थान की याद रखिएगा। अगला देखते हैं, बास्केटबॉल से संबंधित कौन सा कथन गलत है? ठीक है, ऐसे करके क्वेश्चन आया था। तो कप और ट्रॉफी, वो जो भी अब आपका क्वेश्चन हो सकता है कि बास्केटबॉल से संबंधित कौन सा कथन गलत है। अब वो क्वेश्चन नहीं पता, बच्चों ने भेजा उस हिसाब से, अब कुछ भी हो सकता है। लेकिन हम लोग देख लेते हैं बास्केटबॉल से संबंधित कप और ट्रॉफी वो क्या है? नेहरू कप, फेडरेशन कप, और आपके ये दोनों कप खेल किससे संबंधित है? आपके बास्केटबॉल से संबंधित है। और बास्केटबॉल खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? हमारी आपकी यहाँ पर 5 होती है। यहाँ पर आपका पूछ रहा है आपका नेट एनएनपी, ठीक है? ठीक, यहाँ पर एनएनपी पूछा गया है आपका, नेट एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है? सॉरी, एनएनपी होता है, इसका पूरा नाम होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट होता है। तो यहाँ पर आपका जो नेट नेशनल प्रोडक्ट है उसका हमारा का फॉर्मूला ये क्या होता है आपका? देखिए लगभग सब एक ही दे दिए गए हैं, यहाँ पर कुछ ऐसे मेरी समझ से टाइपिंग मिस्टेक ही, इसको मैं मानूंगा। तो ये आपका ये इसका होता है एनएनपी प्लस जीएनपी प्लस मूल लिहाज, ठीक है? यहाँ पर आपका क्या होगा? ये सॉरी, जीएनपी माइनस मूल लिहाज होगा, ये होगा यहाँ पर, ये नहीं होगा पहला, सब एक ही जैसे टाइप है तो मुझे भी कंफ्यूजन हो रहा।
ठीक है, यहाँ पर आपका माइनस होगा यहाँ पे, ठीक है, जीएनपी माइनस मूल्यह्रास, ये किसका आपका फॉर्मूला होता है, आपका एनएनपी का फॉर्मूला होता है। नेट नेशनल प्रोडक्ट, ये ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मतलब सकल राष्ट्रीय उत्पाद में हम शुद्ध राष्ट्रीय आपके क्या करें, मूल्यह्रास को घटा दें, तो हमें शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की क्या होती है, प्राप्त होती है। ठीक है, तो एनएनपी इक्वल टू जीएनपी माइनस क्या होगा, आपका मूल्यह्रास होगा। चलिए देखते हैं रेलवे में नैनो गेज की कुल लंबाई कितनी है। तो जो छोटे गेज को नैरो गेज या छोटी लाइन कहा जाता है। नैरो गेज रेलवे का वह रेल ट्रैक होता है जिससे पटरियों के बीच दूरी 2 फीट 6 इंच 762 मिलीमीटर या 2 फीट आपकी 610 होती है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें किसकी, नैरो एज की, तो नैरो एज के लिए हमें आपके यहाँ पर आपका दो आपके टर्म मिल जाते हैं। ठीक है, नैरो गेज जो होगा हमारा आपका, देखो आपके यहाँ पर रेलवे के हमारे यहाँ पे 3 गेज चलते हैं। एक चलता है नैरो गेज, एक चलता है हमारा आपका स्टैंडर्ड गेज, ठीक है, और एक हमारा आपका चलता है आपका कौन सा, ब्रॉड गेज। तो ये हमारे आपके 3 गेज होते हैं, नैरो, स्टैंडर्ड और ब्रॉड। अगर बात करते हैं किसके, हम नैरो गेज की, तो नैरो गेज हमारे आपके यहाँ पर 2 मिल जाएंगे। एक जो 610 पर होगा, ठीक है, एक ये जो 610 पर, दूसरा हमारा आपको कौन सा होगा, 762 पर। इसके अलावा एक हमें क्या मिल जाता है, मीटर गेज भी मिल जाता है। ये मीटर गेज आपका हो जाता है कितना, एक आपका 1000 पर। ये तीनों हमारे किसके अंतर्गत में आ जाते हैं, नैरो गेज में आ जाते हैं। वहीं पर हम बात करते हैं किसकी, स्टैंडर्ड गेज की। तो स्टैंडर्ड गेज जो होता है हमारा आपका, ये आपका 1435 का होता है। ये कितने का होगा, 1435 भैया इनको नोट कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1435 का क्या होगा, ये हमारा आपका स्टैंडर्ड गेज होगा, जो 4 फीट 8.5 इंच का होगा। और यहाँ पर हमारा आपका ब्रॉड गेज है, ये हमारा आपका होता है 1676 का। ये पूछ लिए जाते हैं बहुत ज्यादा। तो 1676 में ब्रॉड गेज, 1435 में हमारा आपका स्टैंडर्ड, जो नैरो होगा 610 और 762 पे। ठीक है, तो ये हमारा आपका, ये जो आपका स्टैंडर्ड गेज होता है, ये लगभग आपका 4 फीट 8.5 इंच के करीब ये बनता है जाकर। और ये वाला आपका, ये लगभग 5 फीट और 6 इंच के करीब बनता है जाके। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारे आपके ब्रॉड और स्टैंडर्ड और नैरो गेज दिए हैं, इनको नोट कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। ठीक, देखो इसको क्या हुआ, हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपके नैरो, स्टैंडर्ड और ब्रॉड, ये 3 गेज आपके लिए हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट। ठीक, चलिए अगला देखते हैं, यहाँ पर आपका कोप 27 का आयोजन कहाँ पर हुआ था। कोप 27 ये आपके जलवायु के लिए होने वाला सम्मेलन है। 27 नंबर का सम्मेलन जो है वो कहाँ पर हुआ था, तो कोप 27 का सम्मेलन 7 से 18 नवंबर 2022 को मिस्र में, कहाँ पर, इजिप्ट में, मिस्र में शर्म अल शेख में संपन्न हुआ था। तो यहाँ पर याद रखिएगा 2022 के कहाँ पर हुआ, शर्म अल शेख में हुआ है। ये आपका क्या है, कोप 27 है। कोप 27 है जो कहाँ पर हुआ है, मिस्र में हुआ है। इसके पहले की अगर हम लोग बात कर लें तो कोप 26 है, ये कहाँ पर हुआ था, आपका ग्लासगो में हुआ था। ग्लासगो पड़ता कहाँ पर है आपका, ये आपका पड़ता है इंग्लैंड में पड़ता है। और यहाँ पर आपका कोप 28 जो अगला होगा, ठीक है, यानी ये 2023 का जो कोप 28 है, ये हमारा कब का था, आपका लास्ट ईयर 2022 का था। ये हम आपका 2022 का है, ये 2021 का, और ये हमारा आपका कोप 28 जो है, ये आपका होगा ये यूएई में होगा, यूएई संयुक्त अरब अमीरात, और उसमें भी कहां पर होगा, आपका दुबई में होगा। तो ऐसे करते हुए ये हमारे आपके क्या है, प्रमुख आपके सम्मेलन है। इनसे भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, लास्ट ईयर वाला पूछा गया था, आप अपकमिंग भी पूछ सकते हैं, उसके पहले पूछ सकते हैं। तो ये आज हमारे आपके कुछ 19 क्वेश्चन थे जिनको हम लोगों ने डिस्कस किया है। उम्मीद है आपको क्लास समझ में आ रही होगी, प्रॉपर्ली समझ में आ रही होगी, और आप अच्छे से इसकी तैयारी कर पाएंगे। जुड़े रहिएगा ज्ञान सागर संस्थान के साथ में ऐसी क्लासेस के लिए। क्लास अगर आपको पसंद आती है लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली क्लास में।